बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मास्टर अहमद अली उर्फ अब्दुल्ला शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी साइंस टीचर। आज हम आपकी खिदमत में कक्षा 7 की विज्ञान की इकाई नंबर 5, इसका नाम है ऊष्मा एवं ताप, ये चैप्टर लेकर के आए हैं। इसके बारे में आपको समझाएंगे, गौर से देखिएगा, दिमाग लगा करके सुनिएगा और इसको जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए, ताकि आपकी समझ में आ जाए और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले जो बात इसमें है, ताप का मापन। माप कैसे करेंगे? जैसे हम कपड़ा लेने जाते हैं तो उसको मापते हैं, मीटर में मापते हैं, यानी लंबाई का मात्रक मीटर है। सब्जी दाल वगैरह लेते हैं तो उसको किलो में, तो द्रव्यमान का मात्रक है किलो। इसी तरह दूध लेते हैं, कोई चीज़ लेते हैं तो वो लीटर में मापते हैं, यानी उसका मात्रक है लीटर। गर्मी का मात्रक क्या है? गर्मी को किस चीज़ से नापेंगे? इसको मीटर में, लीटर में या किलो में तो नहीं नाप सकते ना। तो इसका मापन कैसे करेंगे? तो पहली बात तो ये है कि पहले हम हमारे जिस्म में जो चीज़ एहसास होता है, गर्मी एहसास होती है, ठंडी एहसास होती है, तो पहले इसको देखते हैं। इसके लिए 3 भगोने रखना है, 3 भगोने, 1 2 3। एक में बर्फ़ वाला पानी रखिए, दूसरे में गर्म पानी रखिए। ये बात का ध्यान रखिएगा कि पानी ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि उसमें हाथ डालना है, उंगली डालना है, कहीं जल ना जाए, इसकी सावधानी बरतना। नॉर्मल पानी हो, गर्म हो। और एक में सादा पानी रखना है। 3 भगोने लेना है, एक में ठंडा पानी हो, एक में गर्म पानी हो और तीसरे में सादा पानी हो। एक हाथ ठंडे वाले भगोने में डालिए, दूसरा हाथ गर्म वाले पानी में डालिए। दोनों कम से कम 2 मिनट उसके अंदर रहने दीजिए। इसके बाद दोनों हाथों को निकालिए। अब वो सादे पानी वाले में आप डालेंगे तो अब देखिए आपको क्या महसूस होगा। जो हाथ ठंडे पानी में था उसको वो पानी गर्म लगेगा, जो हाथ ठंडे वाले पानी में था ये सादा पानी अब ठंडे वाले हाथ को गर्म लगेगा। और जो हाथ गर्म वाले पानी में था वो पानी ठंडे वाले में जब हम डालेंगे, वो जो नॉर्मल पानी में डालेंगे तो हमको ठंडा लगेगा। मतलब पानी वही है, सादा। एक हाथ को गर्म महसूस हो रहा है और दूसरे हाथ को ठंडा महसूस हो रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि हमारे शरीर का जो ताप होता है, हमारे शरीर का ताप होता है 35 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे शरीर से के ताप से जिस चीज़ का ताप कम होता है वो चीज़ हमें ठंडी लगती है, और हमारे शरीर के ताप से जिस वस्तु का ताप ज़्यादा होता है वो वस्तु हमें गर्म लगती है। देखो, सादा पानी है लेकिन एक हाथ को गर्म लगता है, दूसरे हाथ को ठंडा लगता है, जबकि हमारे शरीर का ताप तो एक है, लेकिन इन पानियों का ताप भी अलग अलग था, लेकिन ये तीसरे पानी का ताप जो है एक ही है। एक हाथ को गर्म लगता है, दूसरे हाथ को ठंडा लगता है। तो उसकी वजह ये है कि हमारे शरीर के जो ताप है, हमारे शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इस ताप से दूसरी चीज़ का ताप अगर इससे ज़्यादा है तो वो चीज़ हमें छूने में गर्म लगेगी, और अगर हमारे शरीर के ताप से किसी दूसरी वस्तु का ताप उससे कम है तो उसको छूने पर हमें ठंडक लगेगी। लेकिन इसको हम मापेंगे कैसे? कहते सर्दी बहुत है, बहुत कितनी है? गर्मी बहुत है, अरे गर्मी कितनी है, कैसे मापेंगे? तो इसके लिए मापने के लिए यंत्र होते हैं। जैसे वजन तौलने के लिए किलो होता है, कुंटल होता है, छोटे से छोटा ग्राम होता है, बड़े से बड़ा भी होता है। इसी तरह
ताप के मापने के लिए भी हमें क्या करना होता है, इसी यंत्र होते हैं। इन यंत्रों को तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। ये थर्मामीटर दो तरह के होते हैं। एक तो होता है डॉक्टरी थर्मामीटर और दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, यानी प्रयोगशाला वाला थर्मामीटर। तो दोनों थर्मामीटर के बारे में अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। जो डॉक्टरी थर्मामीटर है वो अब आजकल तो डिजिटल आता है, जमाने में लगा देंगे। किसी का बुखार नापना है, किसी को गर्मी हो गई है तो नापने के लिए लगाते हैं, तो वो लिख करके आ जाता है, डिजिटल है। लेकिन इसके पहले जो चलता था वो एक कांच की नली होती है और वो नीचे का हिस्सा थोड़ा सा मुड़ा रहता है, उसमें पारा या अल्कोहल भरा रहता है, जो गर्मी पा करके वो ऊपर को चढ़ता है। ऊपर को चढ़ता है तो उसमें रीडिंग लिखी रहती है, पाठ्यांक लिखे रहते हैं, नंबर लिखे रहते हैं कितना चढ़ा है। तो इसका जो शुरुआत, जो नीचे वाला बिंदु होता है जिसको हम अधो बिंदु कहते हैं, वो 35 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है। यानी जो पहला निशान है उसमें लिखा रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्मली सामान्य तौर पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चूँकि ये इंसानों का ताप मापने के लिए होता है, इसलिए इसकी शुरुआत 35 डिग्री सेल्सियस से करते हैं। तो नीचे का जो बिंदु होगा वो 35 डिग्री सेल्सियस से शुरू होगा और ऊपर का जो होगा, जिसको ऊर्ध्व बिंदु कहते हैं, वो 42 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। इतना पैमाना होता है। 35 से शुरू होता है और 42 में जाकर के ख़त्म हो जाता है। तो ये डॉक्टरी वाला है, इससे सिर्फ आदमियों का ही ताप मापना चाहिए और दूसरा काम इससे नहीं करना चाहिए। रीडिंग लेते समय थर्मामीटर से ताप मापने के लिए क्या करेंगे, पहले उसका जो बल्ब होता है जहाँ पर पारा भरा रहता है उसको हम अच्छी तरह से किसी चीज़ से, एंटीसेप्टिक से धुल लेंगे। धुल इसीलिए लेंगे कि आदमियों के मुंह में लगाया जाता है, किसी के मुंह में इन्फेक्शन है, कुछ है, तो अगर उसको धुलेंगे नहीं, दूसरे को लगा देंगे तो दूसरे को इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए उसको अच्छी तरह से हमको धुल लेना चाहिए। धुलने के बाद में उसको मजबूती से हम पकड़ करके उसको थोड़े से ऐसे झटकें। जब झटकेंगे तो जो पारा भरा होता है वो बल्ब के नीचे आ जाए, मतलब ये 35 डिग्री के नीचे उसको आ जाना चाहिए, उसको नीचे कर देना है। और उस बल्ब को हाथ से न पकड़ें, क्योंकि हमारी गर्मी से वो टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा तो रीडिंग गलत हो जाएगी। इसलिए वो बल्ब को न पकड़े, बल्कि कांच की नली को पकड़े, मजबूती से पकड़े। वो झटका देना है, कभी हाथ से छूट गया तो टूट जाएगा। तो इस तरह से जब लगाएंगे 2 मिनट तक आप लगा के रखिए। कोई यहाँ लगाता है, कोई यहाँ लगाता है, 2 मिनट लगा रहने दीजिए। 2 मिनट के बाद में वो पारा ऊपर को चढ़ेगा जहाँ निशान लगे हुए हैं, रीडिंग लिखी रहती है। अब उसको आप देखिए, देखने में आप जो है ना बराबर देखिएगा, ये नहीं कि ऊपर हो नीचे देखेंगे तो गड़बड़ दिखाई देगा, सही नहीं दिखाई, या ये नीचे हो हम ऊपर देखेंगे तो गड़बड़ दिखाई देगा। इसलिए बिल्कुल रीडिंग जो है बिल्कुल आँख के सामने होनी चाहिए। इस तरह से करेंगे तो अब उस रीडिंग को नोट कर लीजिए आप। 37 डिग्री के अगर ऊपर है तो बुखार है, 37 डिग्री से नीचे है तो ठंडी है, और अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, आदमी स्वस्थ है। इस तरह से करके हम इसका ताप माप सकते हैं। अब दूसरा आता है प्रयोगशाला वाला थर्मामीटर। 2 ही किस्में हैं इसकी, एक तो है डॉक्टरी थर्मामीटर, दूसरा है प्रयोगशाला वाला थर्मामीटर। अब प्रयोगशाला वाला थर्मामीटर में क्या होगा, इसे 100 डिग्री तक का इसमें निशान रहेगा। एक कांच की नली होगी, नीचे बल्ब होगा, उसमें पारा या अल्कोहल भरा जाता है। इसके बनाने का तरीका ये है कि ये पारा भरने के बाद में ऊपर का मुंह बंद कर दिया जाता है, नीचे बल्ब लगा रहता है। अब इसको क्या करेंगे, बर्फ़ के एक बर्तन में बर्फ़ भर लेंगे और फिर उसी बर्फ़ के बीच में इस थर्मामीटर को डाल देंगे तो पारा एकदम नीचे उतर जाएगा। जब जहाँ उतरना बंद हो जाए, लास्ट में जहाँ तक पहुँचेगा, तो वहाँ पर हम 0 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे, यानी बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है।
तो उसका मान कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। फिर एक काम करेंगे, फिर एक पानी उबालेंगे। जब वो भाप बन जाएगा तो उस भाप वाले बर्तन में इस थर्मामीटर को डालेंगे तो ये पारा ऊपर चढ़ जाएगा। जितना चढ़े, आप जहाँ चढ़ना बंद हो जाए, जहाँ बंद हो जाए तो लास्ट वाला उसको लिखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। तो नीचे हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, ऊपर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसको 100 खाने में हम बांट देंगे, 100 खाने में बांट देंगे। तो 0 से लेकर 1 2 3 4 89 90 91 100 ये 100 खाने बोलते हैं। एक खाने को 1 डिग्री हम बोलते हैं। फिर दूसरी तरफ फ़ारेनहाइट की रीडिंग लगाएंगे। फ़ारेनहाइट कहाँ, जो सेंटीग्रेड का 0 है उसके सामने 32 डिग्री लिखेंगे। शुरुआत फ़ारेनहाइट की शुरुआत 32 डिग्री से होती है। तो सेल्सियस डिग्री का 0 और उधर लिखेंगे, 0 के सामने लिखेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट के लिए F लिखते हैं और सेंटीग्रेड के लिए C लिखते हैं। अब इसको भी जहाँ 100 लिखा है, सेल्सियस का जहाँ 100 लिखा है उसके सामने निशान लगा के लिखेंगे हम, उसके सामने लिखेंगे 212। 212 में जब 32 घटा देंगे तो खाने बनेंगे 180। यानी इन 100 खानों को फ़ारेनहाइट में हम 180 खाने में बांटते हैं, 180 खाने बनाते हैं। एक खाना 1 फ़ारेनहाइट कहलाता है। यानी सेल्सियस के 100 खाने और फ़ारेनहाइट के 180 खाने। मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री सेल्सियस में 1.8 फ़ारेनहाइट होते हैं। 1.8 नहीं, लगभग 2 के आसपास होता है। यानी ये सेल्सियस का आधा होता है। सेल्सियस का 1 सेल्सियस में लगभग 2 फ़ारेनहाइट जाकर के बनते हैं। दो पूरे नहीं बनते, 1.8 फ़ारेनहाइट बनते हैं। तो इस तरह से ये थर्मामीटर बनाया जाता है। नीचे वाले बिंदु को अधो बिंदु कहते हैं, नीचे वाले बिंदु को अधो बिंदु कहते हैं और ऊपर वाले बिंदु को ऊर्ध्व बिंदु कहते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। सेल्सियस का एक खाना 1 डिग्री सेल्सियस बताता है और फ़ारेनहाइट के सेल्सियस के 100 खाने, उसी के सामने वो 100 की जगह में फ़ारेनहाइट में 180 खाने बनाए जाते हैं। तो फ़ारेनहाइट का एक खाना 1 फ़ारेनहाइट दर्शाता है। लेकिन 0 के सामने 32 होता है, यानी 32 से शुरुआत होती है। यानी जब हमको हिसाब लगाना होगा तो 32 पहले घटा देंगे। तो चलिए अब दोनों को हम क्या करते हैं कि फार्मूला निकालेंगे, दोनों का फार्मूला निकालेंगे। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना हो, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? तो हम लिखेंगे C/100, यानी सेल्सियस डिग्री को हमने 100 टुकड़े में बांटा, 100 हिस्सों में बांटा, बराबर फ़ारेनहाइट को F लिखेंगे। F लिखेंगे, पहले उसमें 32 घटा देंगे, F-32, क्योंकि वो शुरुआत ही 32 से होती है। तो 32 को हम पहले घटा देंगे, फ़ारेनहाइट में 32 में घटा देंगे, तो F-32 बटा 180 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 180, क्योंकि इसके हमने 180 हिस्से किए हैं। जितने सेंटीग्रेड के, सेल्सियस के जितने हमने 100 टुकड़े किए हैं, तो फ़ारेनहाइट के उसमें हमने 180 टुकड़े किए हैं। अब ये दोनों बराबर हो, C/100 बराबर F-32 बटा 180, ठीक है ना। अब इसको हम सरलता रूप में कर देंगे, 100 को 20 से भाग देंगे तो 20 पंचे 100, तो C/5 हो जाएगा, बराबर उधर F-32 और ये इसी 180 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 नहीं जाए 180 9 हो जाएगा। तो फार्मूला निकल के आया C/5 इज इक्वल टू F-32 अपान 9। ये फार्मूला बना। इस तरह से हम एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए, तो ये वाला हो गया आपका। अब दूसरा आता है कि ऊष्मा की अभिधारणा क्या है। अब इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ऊष्मा की अवधारणा, एक भगोने पर आप पानी रखिए, उस भगोने को जलते हुए स्टोव में रख दीजिए। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जब नीचे से गर्मी दी जाती है, गर्मी को ऊष्मा बोलते हैं। जब नीचे से गर्मी दी जाती है यानी ऊष्मा दी जाती है, तो कुछ वक्त बाद पानी आपका उबलने लगेगा, भाप में बदलने लगेगा। उस वक्त आप उसके ऊपर ढककर रख दीजिए।
भगोने को ढक्कन से ढक दीजिए। आप देखेंगे कि वो आपका गैस निकलेगी तो ढक्कन ऊपर करेगी फिर नीचे गिरेगा, ऊपर करेगी फिर नीचे गिरेगा और गैस बाहर निकलती रहेगी। तो आप ये देखेंगे कि ये ढक्कन उठाने और गिराने का जो काम हो रहा है, ये काम करने की ताकत को हम ऊर्जा बोलते हैं। तो ये ऊर्जा कहाँ से मिली? असल में ये जो गर्मी जल रही है नीचे ऊष्मा, वो ऊष्मा से ही हमको ऊर्जा मिली। यानी ऊष्मा में काम करने की ताकत, काम करने की क्षमता होती है और काम करने की क्षमता को हम ऊर्जा बोलते हैं। यानी ऊष्मा से ही हमें ऊर्जा मिलती है। अगर ये कहा जाए कि गर्मी में काम करने की ताकत होती है और काम करने की ताकत को हम ऊर्जा कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि ये काम करने की ताकत हमको कहाँ से मिलती है? ऊष्मा से मिलती है। ऊष्मा किसको बोलते हैं? गर्मी को बोलते हैं। तो इस तरह से ये बात साबित हो गई कि गर्मी से हमें काम करने की ताकत मिलती है, यानी गर्मी में काम करने की ताकत होती है। वो ढक्कन को ऊपर नीचे कर सकता है, इसी तरह कोई मशीन भी वो चला सकता है। आपने देखा होगा कि पहले जो रेल के इंजन होते थे वो भाप से चलते थे। कैसे चलते थे? भाप से। कोयले को गरमाया जाता था, उसके बीच से एक पाइपलाइन होती थी, पाइपलाइन में पानी भरा रहता था। वो जब पाइप गर्म होती थी तो वो पानी जो है भाप बन करके बाहर निकलता था और वो चक्के की तरफ से निकलता था, तो वो ऐसे घूमना शुरू करता था। यानी ये ऊष्मा, कोयले की जो आग थी, ये ऊष्मा पूरी ट्रेन को, पूरी रेलगाड़ी को चलाता था। तो ये चलाने की ताकत को, काम करने की ताकत को हम ऊर्जा बोलते हैं। तो ऊष्मा से ही हमें ऊर्जा मिलती है, या ये कहें कि ऊष्मा में कार्य करने की क्षमता होती है। अब एक दूसरा है कि आप जो है एक भगोने में पानी लीजिए, सादा पानी लीजिए, उसका टेम्परेचर माप लीजिए, थर्मामीटर डाल करके माप करिए, नोट कर लीजिए कितना डिग्री टेम्परेचर है। फिर उस पर कोई धातु का गर्म टुकड़ा ला करके उस पानी में डाल दीजिए और थोड़ी देर के बाद में अब फिर उसका ताप मापिए। तो मालूम पड़ा कि अब ये ताप बढ़ा हुआ है, कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा, पहले से कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। इससे साबित हुआ कि ज़्यादा ताप हमेशा कम ताप की तरफ जाता है। यानी लोहे का टुकड़ा या धातु का टुकड़ा जो आपने गर्म किया था उसका ताप ज़्यादा था, अब उसको जब पानी में हमने डाला तो पानी का ताप कम था, तो ज़्यादा से कम की तरफ गया। अब इसका ये कम था पानी का, अभी इसका भी बढ़ गया और वो जो तार था या जो भी आपकी धातु थी, अब वो उसका ताप कम हो गया। जितना कम हुआ वो पानी में आके शामिल हो गया। तो इससे बात साबित हो गई ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी काम करने की ताकत है, जिसका प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की तरफ होता है। अधिक से कम की तरफ इसका प्रवाह होता है, यानी ये बहती किधर है? अधिक से कम की तरफ ये ऊष्मा बहती है। अब इसका मात्रक क्या है? ऊष्मा का मात्रक क्या है? कपड़ा लेते हैं लंबाई तो मीटर में मापते हैं, कोई चीज़ वजन है तो वो किलो में मापते हैं, और दूध वगैरह लेते हैं तो लीटर में मापते हैं। तो इसी तरह ये ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो देखिए 1 ग्राम शुद्ध जल, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 15.5 डिग्री सेल्सियस करने में, यानी 1 डिग्री ताप बढ़ाने में जितनी ऊष्मा हमको खर्च करनी पड़ती है, यानी जितनी गर्मी हमको खर्च करनी पड़ती है, इस गर्मी को, इस ऊष्मा को हम 1 कैलोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 कैलोरी कहते हैं। और तो 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं, क्योंकि ऊष्मा और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या है? जूल है। ऊष्मा और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल है, लेकिन ऊष्मा के और ऊर्जा के और भी मात्रक हैं, जैसे कैलोरी, किलो कैलोरी। और भी मात्रक है, जैसे कैलोरी है और किलो कैलोरी है। तो किलो के माने 1000 होते हैं। जैसे
मीटर और किलोमीटर, तो किलोमीटर में क्या हुआ 1000 मीटर हो गए, तो किलो के माने 1000, तो किलो कैलोरी यह है कि 14.5 डिग्री सेल्सियस से पानी का ताप बढ़ाकर 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 15.5 डिग्री सेल्सियस करने पर जितनी ऊष्मा खपती है उस खपत की उस मात्रा को हम 1 कैलोरी बोलते हैं। तो 1 कैलोरी, फिर इसी तरह एक किलो कैलोरी, तो 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी आते हैं। ये हो गया। अब अगला जो आ रहा है ऊष्मा का मापन एवं निर्भरता। किन किन बातों पर ऊष्मा का मापन निर्भर करता है, अब इसके बारे में हम आपको समझाने जा रहे हैं। चलिए अब बारी आती है ऊष्मा का मापन और निर्भरता। जब किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं, उसका ताप बढ़ाते हैं, तो जाहिर बात है हमको गर्मी देनी पड़ेगी, यानी ऊष्मा हमको देनी पड़ेगी। तो ये ऊष्मा कैसे मापेंगे, और ये ऊष्मा कम लगेगी, ज़्यादा लगेगी, कितनी ज़्यादा लगेगी, ये किन बातों पर निर्भर करती है। तो चलिए अब एक भगोना लीजिए, उसमें 1 कप पानी डालिए, उसको गर्म करने के लिए ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, या एक भगोना पूरा भर करके हम रखेंगे तो उसको गर्म करने में ज़्यादा गर्मी देनी पड़ेगी। तो अब जाहिर बात है पानी कम होगा, यानी उसकी क्वांटिटी कम होगी। किसी चीज़ की मात्रा को मास कहते हैं, उसको एम से डिनोट करते हैं। ऊष्मा की मात्रा को क्वांटिटी यानी क्यू से डिनोट करते हैं। तो जहाँ हम पदार्थ बोलते हैं उसको एम समझा जाए, और जहाँ ऊष्मा बोलते हैं तो उसको क्यू समझा जाए। ज़्यादा होगा तो ऊष्मा भी हमको ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो पहली बात तो ये है कि किसी चीज़ की तादाद, क्वांटिटी अगर घटेगी तो कम ऊष्मा लगेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी तो ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। ये बात समझ लीजिए। तो किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है वो क्वांटिटी क्यू उस वस्तु के द्रव्यमान यानी मास एम पर निर्भर करती है। बात समझ में आ गई? किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा यानी क्यू, क्वांटिटी कितनी तादाद में हमको ऊष्मा देनी पड़ेगी, ये उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, मास पर निर्भर करती है। पानी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, पानी कम होगा तो कम ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो एक मिसाल तो ये हो गई कि किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा होने पर ज़्यादा ऊष्मा लगेगी और कम मात्रा होने पर कम ऊष्मा देनी पड़ेगी। अच्छा, अब दूसरे प्रयोग से देख लेते हैं। हम 2 भगोने में पानी लेते हैं, पानी बराबर, मात्रा बराबर, 2 भगोने हैं, दोनों की पानी की तादाद यानी मास बराबर रहेगा। मास, पानी का मास एक भगोने का और दोनों भगोने का मास बराबर रहेगा। पहले क्या था, मास बढ़ेगा तो ऊष्मा बढ़ेगी, मास घटेगा तो ऊष्मा घटेगी। अब हम दो भगोने में पानी ले रहे हैं, दोनों का मास बराबर है यानी मास बराबर है, लेकिन हमें टेम्परेचर बढ़ाना है। एक का 20 डिग्री बढ़ाना है, दूसरे का 40 डिग्री बढ़ाना है। मिसाल के तौर पर दोनों पानी का पहले हम रीडिंग ले लेंगे कि मान लो कि एक का 20 डिग्री है, दोनों का 20 डिग्री है, नोट कर लेंगे 20 डिग्री है। अब हमको पहले पानी को 20 और बढ़ाना है यानी 40 डिग्री उसका टेम्परेचर करना है, और दूसरे भगोने का 40 डिग्री बढ़ाना है यानी 60 डिग्री टेम्परेचर हमको करना है। तो दोनों का क्या करना है, एक में 20 बढ़ाना है, एक में 40 बढ़ाना है। अब जब हम गर्म करेंगे तो जिसका 20 डिग्री बढ़ाना है उसमें हमको कम ऊष्मा खर्च करनी पड़ेगी, और जिसका ताप हमें 40 डिग्री बढ़ाना है यानी 60 डिग्री करना है उसमें ऊष्मा हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये दूसरी बात निकल करके आई कि अगर मास बढ़ता है, मास बराबर है, पहले क्या था, पहले वाले में मास कम होगा तो कम ऊष्मा लगेगी, मास ज़्यादा होगा तो ऊष्मा की क्वांटिटी क्यों ज़्यादा बढ़ेगी। अब यहाँ मास दोनों बराबर है, मास
दोनों भगोना का पानी बराबर है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाया, एक का 20 बढ़ाया, दूसरे का 40 बढ़ाया। तो ताप बढ़ाने का भी एक कारण ज़्यादा ऊष्मा की खपत का सबब बनेगा। ज़्यादा ऊष्मा, अगर ताप ज़्यादा बढ़ाना है तो ऊष्मा हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। यानी ऊष्मा की मात्रा यानी क्वांटिटी, इसको लिखेंगे क्यू। क्या लिखेंगे हम? क्यू। ऊष्मा की मात्रा को लिखेंगे क्यू। वस्तु के ताप अंतर, एक का 20 बढ़ाया हमने, एक का 40 बढ़ाया हमने, तो जो ताप का अंतर है ये उस पर भी निर्भर करती है कि ऊष्मा ताप बराबर रहेगा। अगर मास बराबर है और ताप बराबर है तो दोनों को बराबर ऊष्मा देनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों चीज़ बराबर है, मास भी बराबर, ताप भी बराबर। अगर मास एक का कम है, एक का मास ज़्यादा है, तो कम वाले में कम ऊष्मा लगेगी, ज़्यादा वाले में ज़्यादा ऊष्मा लगेगी। लेकिन अगर मास बराबर है, एक का टेम्परेचर कम करना है, कम ज़्यादा उतना नहीं बढ़ाना, दूसरे का उससे ज़्यादा बढ़ाना है, तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी ऊष्मा ज़्यादा उसमें बढ़ जाएगी। अच्छा, अब ये करते हैं तीसरा प्रयोग है कि 2 बीकर लेते हैं, आधे बीकर में पानी भरते हैं और आधे बीकर में, दूसरे वाले बीकर में वनस्पति तेल भरते हैं। अब देखो दोनों का मास बराबर है, अब ऊष्मा हम बराबर टाइम तक देंगे, दोनों को बराबर टाइम तक हम ऊष्मा देंगे। फिर उसके बाद मापेंगे कि देखो ताप में क्या फर्क पड़ता है, पानी कितना टेम्परेचर बढ़ता है और तेल कितना टेम्परेचर तक बढ़ जाता है। तो चलिए कांच के 2 बीकर लेंगे, आधे बीकर में पानी भरेंगे, दूसरे वाले में उतना ही वनस्पति तेल भरेंगे। अब उसको हम ऊष्मा देते हैं बराबर टाइम तक, यानी टाइम उसका बराबर, मान लो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी भी दे, दोनों को हम बराबर ऊष्मा देंगे। इसके बाद में उसको नापेंगे, पानी का ताप और तेल का ताप, दोनों में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। यानी तेल ज़्यादा गर्म होगा, पानी से ज़्यादा गर्म होगा तेल। ये कैसे हो गया? ये हुआ कि तेल के अंदर की जो विशिष्ट ऊर्जा है, ये जो अंतर आया है, ये वस्तु की विशिष्ट ऊर्जा के कारण आया है। यानी ताप बढ़ने में पदार्थों की विशिष्ट ऊर्जा भी एक कारक बनती है। यानी ये 3 कारक बने। क्या बने? मास कम होगा तो कम ऊष्मा लगेगी, मास ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऊष्मा लगेगी। अगर मास बराबर है, टेम्परेचर एक में कम देना है, एक में ज़्यादा देना है, तो ज़्यादा ताप देने में भी ज़्यादा ऊष्मा लगेगी। और अगर मास बराबर है और ऊष्मा का टाइम बराबर है, जो ऊष्मा हम दे रहे हैं वो टाइम इक्वल है, तो दोनों के ताप में फर्क आएगा वस्तु की विशिष्ट ऊर्जा के कारण। विशिष्ट ऊर्जा को S और ऊष्मा की मात्रा को Q फॉर क्वांटिटी, और किसी चीज़ का वजन उसके लिए मास, द्रव्यमान उसके लिए मास, और जो टाइम होगा, टेम्परेचर का अंतर होगा, जैसे एक को 20 गर्म किया, दूसरे को हमने 40 बढ़ाया, तो जो अंतर होगा उसको डेल्टा T से डिनोट करते हैं। और किसी वस्तु की विशिष्ट ऊर्जा को हम S से डिनोट करते हैं। इसका नतीजा ये दिख रहा, किसी पदार्थ को निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा यानी Q फॉर क्वांटिटी, वस्तु के द्रव्यमान यानी M, मास को M से डिनोट करेंगे, तापांतर डेल्टा T तथा विशिष्ट ऊष्मा S पर निर्भर करती है। ये हो गया। अब अगला आ रहा है ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां क्या हैं। चलिए अब इसके बारे में बताते हैं आपको हम। अब बारी आती है ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां। ऊष्मा का एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी एक निकाय से दूसरे निकाय तक पहुंचना, गर्मी का एक निकाय से दूसरे निकाय में जाना, इसको स्थानांतरण बोलते हैं। तो ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं। कितने हैं?
3 विधियाँ यानी 3 तरीके से ऊष्मा एक निकाय से दूसरे निकाय तक पहुंचती है। पहला है चालन, यानी इसको बोलते हैं कंडक्शन। दूसरा है संवहन, इसको कन्वेक्शन बोलते हैं। और तीसरा है विकिरण, इसको रेडिएशन बोलते हैं। तो चलिए आपको हम समझाते हैं कि चालन कैसे होता है, चालन विधि क्या है, संवहन विधि क्या है और विकिरण विधि क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं चालन विधि में। देखो, आप एक खाली गिलास हाथ में पकड़ो, ठंडा है, लेकिन उस पर जब गर्म चाय डाल देंगे ना तो वो गिलास भी गर्म हो जाएगा, वो गिलास गर्म हो गया। यानी चाय की गर्मी गिलास को गर्म कर दिया। चाय की गर्मी यानी चाय की जो ऊष्मा है वो गिलास में आ गई, गिलास को गर्म कर दिया। तो अब ये हुआ कैसे? गिलास ठंडा था, गिलास ठंडा था, चाय गर्म थी। तो ये विज्ञान का मान लीजिए कि फार्मूला है कि ताप हमेशा अधिक से कम की तरफ जाएगा। गिलास का ताप कम था, चाय का ताप ज़्यादा था, तो चाय की तरफ से ऊष्मा कम वाली यानी गिलास की तरफ स्थानांतरित हो गई। यानी ताप हमेशा अधिक से कम की तरफ आएगा। तो गिलास का ताप कम था, चाय का ताप अधिक था, इसलिए चाय की ऊष्मा गिलास में स्थानांतरित हो गई। चलिए अब दूसरी मिसाल। तो अब ये तो बताया हमने कि ये स्थानांतरित हो गई एक निकाय से, यानी चाय से गिलास में गर्मी आ गई, तो ये क्या हुआ? स्थानांतरण हुआ। लेकिन किस विधि से हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में 3 विधि हैं जो हमने बताई। पहला चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। तो चलिए अब चालन के बारे में समझते हैं। चालन क्या है? आप जो है भगोने में कोई चीज़ गर्म कर रहे हैं, उसमें चम्मच डाल दिया। मान लीजिए कोई दाल पका रहे हैं आप, उसमें चम्मच पड़ा रहे हैं और उसको पकड़ लो तो वो धीरे धीरे करके आखिरी सिरे तक चम्मच गर्म हो जाएगा। ये गर्मी कहाँ से आ गई? ये गर्मी कहाँ से आई? इसके बारे में चलिए गौर करते हैं। कोई भी तत्व या धातु परमाणुओं और परमाणुओं के बाद परमाणु से मिलकर के अणु बनते हैं और अणुओं से मिलकर के वो तत्व बनता है। आपका चाहे स्टील हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे लोहा हो, ये क्या है? तत्व हैं, यानी धातु हैं। धातु तत्वों से बनी है, तो तत्व कैसे बने हैं? अणु से बने हैं। तो जो हिस्सा भगोने के अंदर है उसको ऊष्मा मिल रही है नीचे से ऊष्मा मिल रही है, तो उसके जो अणु है गर्म होगा। पहले एक अणु गर्म होगा, यानी करीब वाले अणु गर्म होंगे, फिर वो जब गर्म हो जाएंगे तो अपनी गर्मी को, अपनी ऊष्मा को बगल वाले अणु को दे देंगे। फिर बगल वाला अणु जब गर्म हो जाएगा तो वो अपनी ऊष्मा उसके बगल वाले को दे देगा, फिर वो उसको बगल वाले को दे देगा, फिर वो उसको बगल वाले को दे देगा। इस तरह से करके वो आखिरी छोर तक ये ऊष्मा पहुंच जाती है। ये ठोसों में होता है। चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण ठोसों में होता है और इसके अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते, जहाँ है वहीं बैठा रहेगा, अपने बगल वाले को देगा, फिर वो उसके बगल वाले को, फिर वो अपने बगल वाले को, फिर वो अपने बगल वाले को। इस तरह से करके वो पहले नंबर से लेकर के आखिरी नंबर तक जो है ये ऊष्मा स्थानांतरित हो जाती है। इसको हम चालन विधि द्वारा बोलते हैं। चालन विधि में अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं और ये ठोसों में होता है। चलिए बात समझ में आ गई। अब दूसरी विधि है जो संवहन विधि है। क्या है? संवहन विधि। संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण द्रव एवं गैस, 3 ही अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस वाला तो बता दिया, ठोस में चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब बचा आपका द्रव और गैस। तो द्रव और गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। अब इसको हम एक प्रयोग द्वारा समझते हैं। एक फ्लास्क ले लीजिए आप, कांच का जो होता है फ्लास्क ले लीजिए, उसमें पानी भरिए और उसको स्पिरिट लैंप से गर्म करिए। उसमें एक लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट, वो लाल दवा डाल देंगे तो वो पेटी में जा करके वो दाना लग जाएगा।
जब गर्म होगा, जब उसको हम ऊष्मा देंगे तो सबसे पहले पेनी तली वाले अणु इसके गर्म होंगे। जैसे ही वो गर्म होगा वो वहाँ से वो उठेगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा चक्कर काटते हुए, तो वो लाल जो हमने दवा डाली ना उसकी वजह से वो हमको दिखाई देगा कि देखो ये अणु ऊपर जा रहा है। वो जाएगा ऊपर वाले नीचे आएंगे, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाले नीचे, इस तरह से वो घूम घूम के पूरा जो है पूरा पानी आपका गर्म कर देगा। तो इसमें अणु अपना स्थान छोड़ते हैं। चालन विधि में अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते। संवहन विधि में अणु अपनी जगह से उठता है और आखिर तक जाएगा, फिर लौट के आएगा, फिर जाएगा, फिर लौट के जाएगा, इस तरह से ये होता है। तो इसको हम संवहन विधि कहते हैं। चालन विधि में परमाणु अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। संवहन विधि में इसका उल्टा होता है कि परमाणु अपना स्थान छोड़ करके और ऊपर तक जाता है। ये दो दूसरी विधि हो गई। तीसरी विधि है विकिरण। अच्छा, अब इसका भी प्रयोग ज़रा हम समझते हैं। हम मोमबत्ती जलाएं या हीटर लगा दें, कमरे में हीटर लगा दें, या सूरज की रोशनी हमको मिलती है। तो अगर हम मोमबत्ती से मिसाल से समझते हैं, मोमबत्ती जलाएंगे हम तो जिस तरह बल्ब की रोशनी चारों तरफ जाती है, किसी एक तरफ नहीं जाएगी, चारों तरफ जाती है। तो ये जो चारों तरफ जो इसकी शुआएं जाती हैं, इसको हम विकिरण बोलते हैं। इसको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। अब मोमबत्ती के कुछ दूर पर हम थर्मामीटर रखें तो थोड़ी देर में थर्मामीटर का पाठ्यांक बदल जाएगा, क्योंकि वो इलाका वो गर्म हो, वो थर्मामीटर हमारा गर्म होगा। इसी तरह कमरे में जब हम हीटर लगाते हैं तो उसकी जो गर्मी होती है ऊष्मा, वो विकिरण के जरिए हमारे बदन को गर्म कर देती है। इसीलिए अब जब कोई चीज़ गर्म होती है तो वो ऊपर को उठती है, कोई चीज़ गर्म होगी तो ऊपर को उठेगी। तो वो गर्म हवा निकालने के लिए आपने देखा होगा इमारतों में छत के करीब में एक गोला सा जो है एक कट लगा रहता है, जिसमें एग्जॉस्ट फैन लगाया जाता है, जिससे वो गर्म हवा बाहर को, ठंडी हवा तो नीचे से आएगी, आपकी जंगले से आएगी, दरवाजे से आएगी। गर्म हवा क्योंकि ऊपर उठती है, हमेशा जो हवा गर्म हो जाएगी वो ऊपर उठेगी, तो वो ऊपर से निकाली जाती है। वो एग्जॉस्ट फैन के लिए वो एक होल बना करके रखा जाता है। इसी तरह सूरज की रोशनी है, सूरज ये हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द काफ़ी दूर तक तो हवा भरी है, लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं है, यानी निर्वात है, बिल्कुल एकदम खाली को, जहाँ कोई हवा नहीं होती उसको निर्वात बोलते हैं। तो सूरज की रोशनी निर्वात से भी हो करके ये हम तक पहुँच जाती है। ये बीच के माध्यम को गर्म नहीं करती, ये हवा को गर्म नहीं करेगी, डायरेक्ट हमको गर्म करेगी। इसको हम विकिरण बोलते हैं, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह पर 3 विधियों से होता है। पहला है चालन, दूसरा है संवहन और तीसरा है विकिरण। तो ये बात, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसके आगे हम आपको एक मिसाल और बताते हैं, जो चालन विधि द्वारा एक आप स्टील की पटरी ले लीजिए, स्केल आती है ना मापने वाली, स्टील की पटरी ले लीजिए, उस पर हम उसको मेज में रखिए और ईंटा से रख दीजिए, दाब दीजिए। पटरी में 3 जगह समान दूरी पर 3 जगह मोम चिपकाइए नीचे की तरफ, और मोम में जो आपकी पिन आती है ना, जो कागज़ में लगाने वाली होती है, पिन को ऐसे खोद दीजिए, 3-4 पिन खोद दीजिए। अब एक सिरे पर स्पिरिट लैंप से उसको गर्म करिए। अब देखिए आप पहले कौन सी पिन गिरेगी, जो लैंप के करीब है पहले वो हिस्सा गर्म होगा, तो पहले 1 नंबर वाली पिन गिरेगी, फिर वो गर्मी आगे आएगी तो 2 नंबर वाली गिरेगी, फिर गर्मी और बढ़ेगी तो 3 नंबर वाली गिरेगी, फिर गर्मी और बढ़ेगी तो 4 नंबर वाली गिरेगी। यानी गर्मी ऊष्मा एक सिरे से बढ़ती हुई और आखिर तक चली जाती। ये चालन विधि द्वारा है, ये इसका एक एग्जाम्पल छूटा जा रहा था। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब ये तीनों हो गए। अब हम बताएंगे कि ऊष्मा के सुचालक क्या होते हैं और कुचालक क्या होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए, ऊष्मा के सुचालक और कुचालक। आप एक लोहे की छड़ को आग में रख दीजिए,
तो उसका दूसरा सिरा भी थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। ये ऊष्मा का सुचालक है, यानी धातु ऊष्मा की सुचालक है। और एक लकड़ी जलाइए, एक चैला जलाइए आप, तो उसका एक सिरा जल भी जाएगा तो भी दूसरा वाला सिरा गर्म नहीं होगा। ये ऊष्मा का कुचालक है। इतनी मिसाल से आपको समझ में आ गया होगा कि सुचालक किसको बोलते हैं और कुचालक किसको बोलते हैं। यानी जिसमें ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सूर्य तक, चाहे चालन विधि द्वारा हो चाहे संवहन विधि द्वारा हो, आ जाती है, तो उसको हम ऊष्मा का सुचालक बोलते हैं। और जिस चीज़ के जरिए से ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं पहुंचती है, उसको हम ऊष्मा का कुचालक बोलते हैं। चलिए अब दोनों चीज़ हम लेते हैं और दोनों में प्रयोग करते हैं। समान मोटाई की, समान लंबाई की हम दो छड़ें लेते हैं, एक कांच की छड़ और एक धातु की छड़। दोनों को एक तरफ हम कांच वाली और एक तरफ ये स्टील वाली, दोनों को लगा देते हैं ऐसे। और इनमें नीचे मोम की सहायता से हम बोर्ड ड्राइंग पिन खोस देते हैं और दोनों को हम एक स्पिरिट लैंप से आग ऊष्मा देते हैं। अब हम उस पर गौर करेंगे कि जो स्टील की जो छड़ है या लोहे की छड़ है, जो धातु की छड़ है, उस पर लगी हुई पिनें गिर जाती हैं, मगर कांच में लगी हुई मोम में जो पिन हमने लगाया है वो नहीं गिरती हैं। तो इससे मालूम पड़ा कि स्टील धातु की सुचालक है और कांच धातु की कुचालक है। अब सुचालक चीज़ों का और कुचालक चीज़ों का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। देखो, धातु में सभी ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसलिए खाना पकाने के लिए बर्तनों का जो इस्तेमाल होता है, एल्युमिनियम और पीतल, तांबा, लोहा, इसके बर्तन बनाए जाते हैं क्योंकि ये ऊष्मा के सुचालक हैं। पानी इसमें भरेंगे, कोई चीज़ पकाएंगे, नीचे से ऊष्मा देंगे तो ये पूरा बर्तन गर्म हो जाएगा और उस खाने को भी पका करके तैयार कर देंगे। लेकिन इन बर्तनों में जो बेटी होती है, चूँकि बर्तन पूरा गर्म हो जाएगा, तो इन बेटियों में हम हत्था लगाते हैं। किस चीज़ का लगाते हैं? बांस का लगा देते हैं या बैकेलाइट का लगा देते हैं या लकड़ी का हत्था लगा देते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा के कुचालक हैं, तो इनको ऊष्मा गर्म नहीं कर पाती है। इसलिए ये जो हैंडल लगाते हैं बांस का, वो लपेट देते हैं। या आपने कुकर देखा, कुकर में वो काला काला जो गुट्ठा लगा रहता है, वो ऊष्मा का कुचालक है। ऊष्मा उसको गर्म नहीं कर पाती है, गर्मी उसमें नहीं जाती है। ये हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना इस्तेमाल होते हैं। तो उसमें दोनों चीज़ हैं, बर्तन की धातु जो है वो सुचालक है और जो हत्था लगा हुआ है वो कुचालक वस्तु का लगाया जाता है। चलिए अब इसके आगे आती है वह पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। इसके बारे में हम आपको समझाने जा रहे हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो कैसे हम ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्थों को कैसे बदल सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो हम ठोस से द्रव, द्रव से गैस में कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो पहली मिसाल, आप भगोने में बर्फ़ के टुकड़े लीजिए, उसको गर्म करिए, यानी उसमें ऊष्मा देना है, तो वो पानी, बर्फ़ के टुकड़े द्रव यानी पानी बनने लगेगा, पिघल करके पानी बनने लगेगा। तो ठोस को गर्मी देकर उसकी अवस्था ठोस परिवर्तित करके हम जल में हम ले आए, यानी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में वो परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया।
किसकी वजह से हुआ? ऊष्मा देने की वजह से। यानी हम ऊष्मा दे करके किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हम कर सकते हैं। और जब वो पानी बन जाएगा, पानी जब बन जाएगा तो और ऊष्मा देंगे तो फिर वो भाप बन जाएगा, यानी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। इससे नतीजा निकला कि ऊष्मा के जरिए से हम किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। ठोस से द्रव, द्रव से गैस में हम परिवर्तित कर सकते हैं। इसी तरह इसका ठीक उल्टा, गैस है, गैस को हम ठंडा करके उसको पानी में, यानी गैस से हम द्रव की स्थिति में ला सकते हैं। अब द्रव हो गया, अब द्रव की स्थिति में लाने के बाद और ठंडा करेंगे तो वो ठोस की अवस्था में, यानी बर्फ की शक्ल में बन जाएगा। इससे नतीजा निकला कि ऊष्मा दे करके, यानी ऊष्मा के द्वारा हम किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, द्रव से ठोस में हम उसको बदल सकते हैं। एक चीज़ का लिहाज रखिएगा कि जब कोई वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है तो उस वक्त उसका ताप नियत रहता है। इसके बारे में आगे बताएंगे। अब आता है गलनांक। इसके अगर हम संधि विच्छेद करें तो दो शब्द बनेंगे, गलन धन अंक। गलन माने गलना, पिघलना, और अंक माने गिनती। तो जिस ताप पर कोई चीज़ पिघलनी शुरू हो जाती है उस वस्तु का वो ताप गलनांक कहलाता है। मिसाल के तौर पर बर्फ के टुकड़े हैं, बर्फ के टुकड़ों को जब हम ऊष्मा देंगे तो वो पिघलेगा। उस वक्त हम उसका ताप मापेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और जब तक पूरा बर्फ पिघल नहीं जाएगा उसका ताप बढ़ेगा नहीं, यानी उसका ताप अवस्था परिवर्तन में किसी वस्तु का ताप नियत रहता है। तो बर्फ का जो गलनांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो जब तक पूरा बर्फ पिघल नहीं जाएगा उसका ताप 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इसलिए बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। अब आज बारी आती है क्वथनांक। क्वथन माने होता है उबलना, और अंक माने गिनती। वो ताप जिस पर कोई चीज़ उबलने लगती है उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। अब ये बर्फ के पिघले हुए पानी को जब तक बर्फ पिघल नहीं गया तब तक उसका ताप 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसका ताप नियत रहता है, बढ़ता नहीं है। अब जब ये पानी बन गया, ठोस से द्रव में आ गया, अब इसको हम उबालेंगे। क्या करेंगे? तो इसको जब हम ये 100 डिग्री ताप पहुंच जाएगा, जब 100 डिग्री ताप पहुंच जाएगा तो अब पानी भाप में बदल जाएगा, वाष्प में बदलेगा। तो अब फिर इसका ताप जो है नियत हो जाएगा। अब 100 डिग्री के ऊपर ताप नहीं बढ़ेगा, आप चाहे जितनी ऊष्मा दीजिए, क्योंकि बाकी की जो ऊष्मा आएगी ना वो उसको भाप बनाने में खपत होगी। तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सेल्सियस पर उबलता है, इसलिए ये कहा जाएगा कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह जो चीज़ जितने ताप पर पिघलती है उसका गलनांक कहेंगे। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ है, मान लो कि 110 डिग्री पर पिघलेगी या 200 डिग्री पर पिघलेगी। मान लो लोहा है तो ज़्यादा आंच देंगे जब जाके पिघलेगी। जो भी उसका टेम्परेचर बनता होगा जिस पर वो पिघलेगी तो उसको हम कहेंगे इतना डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक है। और जब वो उड़ने लगेगी तो उसको हम बोलेंगे क्वथनांक बोलेंगे। तो उम्मीद है गलनांक और क्वथनांक के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है। ये जो हम ऊष्मा दे करके किसी की अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो ये अपने असरात क्या क्या छोड़ती है। तो चलिए, पहला असर तो ये है कि ये ऊष्मा प्रसार करती है, फैलाव करती है।
ठोस, द्रव तथा गैस के ताप को बढ़ाने पर उनके आयतन में प्रसार होता है। चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, तीन ही अवस्थाएं हैं। जब इनको गर्म किया जाता है तो इनके आयतन में प्रसार होता है। आयतन बोलते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के इलाके में क्या होता है, वो बढ़ोतरी होती है, प्रसार होता है। चलिए नमूने के तौर पर आपको मिसाल बताते हैं। अब इसमें हम एक किट बनी हुई है, इसको हम लगा देते हैं, देख लीजिए। एक स्टैंड है ऐसा गोला, उसमें धागे से एक बॉल बांध करके लोहे की रखा है और नीचे जो है एक वो लगा है, क्लिप लगी है, उसमें गोल गोल छल्ला है। तो उस पर जब उसको हम रखेंगे तो वो उसका छल्ला इतना बड़ा नहीं है कि गेंद उसके नीचे आ जाती है। गेंद उस छल्ले से नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब उस गेंद को हम गर्म कर देते हैं, लोहे की गेंद है, उसको गर्म कर देते हैं। गर्म करने के बाद अब फिर उसी छल्ले में हम डालेंगे। अब गेंद वो नीचे नहीं आएगी। क्यों नहीं नीचे आएगी? क्योंकि उसका आयतन बढ़ गया, उसका आयतन बढ़ गया। अब वो छल्ला छोटा पड़ गया, छल्ला छोटा पड़ गया, गेंद बड़ा हो गया। तो इससे मालूम पड़ता है कि जब हम ऊष्मा देते हैं तो वो उनका आयतन बढ़ जाता है और ठंडी में सिकुड़ भी जाते हैं, ठंडी में सिकुड़ता भी है। इसके लिए धातु के ठोस पदार्थ गर्म करने पर, धातु के जितने भी पदार्थ हैं, ठोस पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। यही वजह है कि रेल की पटरियां जब बिछाई जाती हैं तो दो पटरियों के दरमियान में एक फासला रखा जाता है, क्योंकि गर्मी में वो बढ़ेंगे। अगर हम सटा करके हम ऐसे मिला देंगे, जब गर्मी में बढ़ेगी तो वो ऊपर को उड़ जाएंगे, ऊपर को उड़ जाएंगे तो रेलगाड़ी पलट जाएगी। इसलिए थोड़ा गैप रखेंगे ताकि अगर फैले वो तो भी वो ऊपर को ना उठे। और जो बिजली के खंभे होते हैं, बिजली खंभों में तार ढीला बांधा जाता है, क्योंकि सर्दी में ये सिकुड़ेगा। अगर हमने फिक्स कर दिया और सर्दी में जब सिकुड़ेगा तो ये दोनों तरफ के खंभे झुक जाएंगे, इसलिए बिजली का तार हमेशा ढीला बांधा जाता है। ये हो गया ठोस का। अब द्रव में देख लीजिए, एक परख नाली लेकर उसमें रंगीन पानी भरिए। रंगीन पानी से समझ में आता है, जब बुलबुले उठते हैं तो उसमें समझ में आता है। एक परख नाली लेकर हम उसमें रंगीन पानी भरिए, किट लगा देते हैं हम, उसमें देख लीजिएगा। एक कार्क में कांच की कम व्यास की एक नली लगाकर परख नली के ऊपर लगा देते हैं, ताकि पानी जब ऊपर को उसका प्रसार होगा तो बाहर न गिरने पाए, वो ऊपर चढ़ेगा। तो कांच की परख नली लगा देंगे तो उसमें रीडिंग भी लिखी रहेगी कितना प्रसार हो गया, उसमें निशान देख लेंगे हम। कांच की नली में रंगीन पानी जिस ऊंचाई तक चढ़ता है उस ऊंचाई पर हम निशान ए लगा देते हैं। अब परख नली को स्पिरिट लैंप के, स्पिरिट लैंप इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि उसमें धुआं नहीं निकलता है, क्योंकि वो कांच की परख नली होती है। ऐसे चिराग मिट्टी के तेल से जलाएंगे तो वो काली हो जाएगी। स्पिरिट लैंप में वो काला धुआं नहीं निकलता है, वो काली नहीं होती, इसलिए स्पिरिट लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। अब परख नली को स्पिरिट लैंप द्वारा गर्म करिए। जब आप गर्म करेंगे तो अब आप देखेंगे रंगीन पानी का तल पहले तो नीचे गिरता है, पहले नीचे गिरता है। पानी के इस तल पर हम सी निशान लगा देते हैं। अब परख नली को गर्म करेंगे, जब गर्म करते रहने पर कुछ देर के बाद पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कांच की नली में, अभी तक तो वो ट्यूब में पानी था, अब वो जो परख नली, वो जो ऊपर लगा है, ट्यूब लगा है, अब वो पानी उस पर भी ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा। अब पानी की तल पर जिस ऊंचाई पर चढ़ता है वहां पर हम बी निशान लगा देंगे। उपरोक्त क्रियाकलाप में जब परख नली को गर्म किया जाता है तो पहले ऊष्मा परख नली को मिलती है। पहले किसको मिलती है? परख नली को। जब पहले गर्म कौन हो तो बर्तन गर्म होगा ना, तो पहले ऊष्मा परख नली को मिलती है, जिससे पहले क्या होता है? परख नली में प्रसार होता है। क्या इसमें? परख नली में। तो परख नली बढ़ती है ना तो पानी का तल नीचे आ जाता है, क्योंकि पानी नहीं गर्म होता, परख नली में प्रसार हुआ। पहले ऊष्मा परख नली को मिलती है, जिससे पहले परख नली में प्रसार होता है। इस कारण पहले रंगीन पानी का तल बिंदु ए से सी तक नीचे आ जाता है। अब जब परख नली गर्म हो गई, उसके बाद में पानी गर्म होगा, तो अब पानी में प्रसार होगा। पानी में प्रसार होगा तो पानी अब ऊपर चढ़ेगा।
इस तरह बिंदु ए से सी तक तल में गिरावट आती है और परख नली के प्रसार के कारण ही फिर बिंदु सी से बी तक पानी का प्रसार होता है। इसलिए ठोस की भांति द्रव में भी गर्म करने पर प्रसार होता है और ठंडा करने पर तो उसको जब वो परख नली ठंडी हो जाएगी पानी फिर नीचे आ जाएगा। तो ऊष्मा देने पर आयतन में प्रसार होता है और ठंडक की वजह से वो सिकुड़ते हैं। अब इसी तरह गैसों का देख लिया हम, दो गए, ठोस हो गए, द्रव हो गए, अब गैस देख लेते हैं। आप एक स्टील का या किसी धातु की एक बोतल लीजिए, वो बच्चों की दूध पिलाने वाली एक बोतल आती है स्टील में, उसको लीजिए। तो हर चीज़ के अंदर हवा भरी रहती है, उसके मुंह में एक गुब्बारा लगा दीजिए, बगैर फुलाया हुआ गुब्बारा लगा दीजिए, ठीक है। अब उसको एक भगोने में गर्म पानी लीजिए और उस बोतल को आप उस गर्म पानी में डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा कि पहले तो वो बर्तन गर्म होगा, फिर उसके बाद कि उसके अंदर जो गैस भरी है जब वो गर्म होगी तो वो ऊपर को फैलेगी, यानी प्रसार होगा, गैस में प्रसार होगा, आपका गुब्बारा फूल जाएगा, गुब्बारा फूल जाएगा। उसको निकाल के बाहर रख देंगे, जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो गैस ठंडी हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, सिकुड़ जाएगी, फिर वो गुब्बारा पहले की स्थिति में आ जाएगा। इससे ये साबित हुआ कि ठोस में भी ऊष्मा देने पर प्रसार होता है, और द्रव में भी होता है और गैस में भी प्रसार होता है, और ठंडक कर वो सिकुड़ता है। ये हो गया। अब दैनिक जीवन में ऊष्मा का प्रभाव, ये आखिरी है। रेल की पटरियों वाला हमने बता दिया कि उनके दोनों के बीच में गैप रखा जाता है, क्योंकि गर्मी में वो फैलेंगी तो अगर दोनों से जुड़ी रहेंगी तो वो ऊपर को उठ जाएंगी, इसलिए गैप रखा जाता है कि अगर फैलेंगी तो वो ऊपर को न उठने पाए। और बिजली के खंभे का तार जो है वो ढीला बांधा जाता है, क्योंकि अगर बराबर बांध दें, एकदम टाइट कर देंगे तो वो सर्दियों में सिकुड़ेगा तो ये खंभे ऐसे हो जाएंगे। ये दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल है। अब चैप्टर खत्म हो गया है, अब आती है बारी, हमने सीखा क्या सीखा? ताप को तापमापी द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा मापेंगे? मीटर में, लीटर में, किलो में नहीं मापेंगे। उसका जो यंत्र होता है उसको हम तापमापी यानी थर्मामीटर कहते हैं। तापमापी का मात्रक 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में लिखा जाता है। दो माप होते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है या फिर जूल है, और 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं, 4.18 जूल होते हैं। किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान, मास, एम्पर और तापांतर डेल्टा टी के अनुक्रमानुपाती होती है। ऊष्मा का संचरण, चालन, संवहन, ठोस में चालन, द्रव में संवहन और बाकी चीज़ों में बिना माध्यम के विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से हो जाता है उनको हम सुचालक कहते हैं, और जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है उनको हम ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। वो निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदल जाता है, उस अंग को, उस ताप को हम उसका गलनांक कहते हैं। और वो निश्चित ताप जिस पर कोई चीज़ गर्म करने पर पिघलने लगता है उसको हम उसका गलनांक कहते हैं। ठोस, द्रव तथा गैस को गर्म करने पर इनमें प्रसार होता है, इनका आयतन बढ़ता है। चलिए अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर की, जिसको हम अब आपको अभ्यास दिखाएंगे, वीडियो में दिखाएंगे कि कौन सा सवाल सही है। इसको आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। चलिए देखिए अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला का है, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? गलनांक गलने को कहते हैं, हिमांक जमने को कहते हैं, वाष्पीकरण
भाप बनने को कहते हैं, यानी द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो ये जो 4 जवाब हैं इसमें से वाष्पीकरण सही है। अब इसका खा गया, द्रवों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा, ठोसों में चालन विधि द्वारा होता है और द्रवों में संवहन विधि द्वारा होता है। विकिरण द्वारा ये संचरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो इसका सही जवाब है संवहन द्वारा। चलिए इसी का गा है, पहले का गा। जल का क्वथनांक, यानी जल उबलता है 10 डिग्री सेल्सियस पर, 120 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर, तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसका सही जवाब ये है। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक, मीटर में तो लंबाई नापते हैं, डिग्री सेल्सियस ताप नापते हैं, और जूल, इसका मात्रक क्या है? जूल। इसका सही जवाब है जूल। अंग में देखिए, ऊष्मा का कुचालक, यानी जिसमें ऊष्मा इस छोर से उस छोर तक नहीं जाती है। लोहा तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक गर्म हो जाएगा, स्टील भी गर्म हो जाएगा, एल्युमिनियम भी गर्म हो जाएगी, कांच नहीं गर्म होगा, इसलिए ऊष्मा का कुचालक कांच है। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाना है। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसका ताप घटता है। किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो उसका ताप घट जाएगा, यानी वस्तु ठंडी हो जाएगी। बताइए भाई, बात गलत है, इसलिए इसके सामने गलत का निशान लगाना है, क्योंकि ताप बढ़ता है। ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। हाँ, ये बात सही है। ठोस वस्तु में अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं चालन विधि में, वो अपने बगल वाले को गर्म करेंगे, फिर वो बगल वाले को गर्म करेगा, इस तरह से वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। इसी को हम चालन विधि कहते हैं, यानी ये बात सही है, सही का निशान लगाएंगे। फिर वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। मात्रा अगर कम है तो कम ऊष्मा लेगी, मात्रा ज़्यादा है तो ज़्यादा ऊष्मा लेगी, यानी जो ऊष्मा है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, इसलिए बात सही है, सही का निशान लगा देना। अवस्था परिवर्तन के समय वस्तु का ताप स्थिर रहता है। हाँ, ये बात सही है, देखो सही का निशान लगाना है। जब तक बर्फ गल नहीं जाएगा उसका ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर नहीं बढ़ेगा। जब पूरा गल जाएगा फिर उसके बाद उसका ताप बढ़ना शुरू होगा। पारा ऊष्मा का कुचालक है, कहने कुचालक है, यानी इसको गर्मी देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क पड़ता है भाई, थर्मामीटर में पारा ही भरा रहता है, वो बदन की गर्मी से ऊपर चढ़ जाता है। ये क्या है? कुचालक है। तो इसमें ये बात, ये सुचालक है, पारा सुचालक है, लिखा है कुचालक, इसलिए ये बात गलत लिखी है, इसमें गलत का निशान लगाना है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ताप का एसआई मात्रक कैलोरी है और जूल भी होता है, लेकिन इसका मात्रक है कैलोरी। गलते हुए बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी ठोस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया, ठोस को द्रव में बदलने की क्रिया को ठोस के द्रव में बदलने की क्रिया को ये जिस ताप पर गलना कोई कहलाते वस्तु हैं। क्या कहते गलती है, हैं? गलन उस कहलाती है। ताप को उस वस्तु का विकिरण विधि गलनांक द्वारा कहते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बर्तन का हत्था बनाने में कुचालक धातु का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, कालम का को ख से मिलाना है। किसी वस्तु का तापमापी द्वारा मापते हैं, तापमापी द्वारा मापते हैं। ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण, ठोसों में चालन विधि द्वारा होता है, चालन वाले से मिलाएंगे। स्टील ऊष्मा का सुचालक है, क्योंकि एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा चली जाती है। ठोस को गर्म करने पर उसके आयतन में प्रसार होता है। इसको इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से आपकी ये वाली यूनिट ख़त्म हो गई है। अब अगली यूनिट है पौधों में शोषण। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। कुछ चीज़ें और हैं, देखिए, समान द्रव्यमान के 2 अलग अलग पदार्थों में ए तथा बी को समानता, ये बता चुके हैं, विशिष्ट ऊष्मा वाला है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने साथियों में इसको शेयर करें और अपने इल्म में इजाफ़ा करें।
और हमारे वीडियो को बराबर देखते रहें, जुड़ जाएं। सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर नोटिफिकेशन आपके पास में आता रहेगा और आपकी समझ में ये विज्ञान आती रहेगी, ताकि आगे चलकर आपका भविष्य सुखमय और सुंदर हो। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।